हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। और आज मेरे प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर आपकी लास्ट क्लास है। और आज की लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12, 13 और 14 मार्च 2026 की घटनाओं पर चर्चा आपसे विस्तृत रूप से करेंगे। और लास्ट सेशन यानी इस ऐप पर है और मंडे से हम लोग मिलेंगे सुबह ठीक 9:30 बजे। टाइम एक बार मैं लिख देता हूं। स्वाभाविक है, सुबह 9:30 बजे हम सब मिलेंगे और सुबह 9:30 बजे हम लोग डिस्कशन शुरू कर देंगे इन सभी एडिटोरियल न्यूज़पेपर की न्यूज़ और पीआईबी वगैरह में जो कुछ भी अच्छा है। बट पैटर्न थोड़ा चेंज करूंगा, यानी पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। जो अभी आप देख रहे हैं इसको एक नए ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। नया ढंग इसलिए क्योंकि आपको नीड है उसी चीज की, क्योंकि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चे, आप 99% बच्चे, मुझे मतलब खासकर जो रीजनल मीडियम हिंदी मीडियम बच्चे हैं, अमूमन वो रिजल्ट से बाहर है। तो कोशिश ये रहेगी कि और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट किया जाए, यानी बहुत विस्तृत जाने की बजाय एक टॉपिक में प्रीलिम्स का अलग निकाल के रखा जाए, मेंस का अलग निकाल के रखा जाए, यानी सारी चीजें डे 1 से ही प्रीलिम्स की तैयारी आप कर सकें। इस लेक्चर से बाद में आपको एक साल का करंट अफेयर्स ना पढ़ना पड़े, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ये एक हल्का सा हिंट है कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना, मेंस में क्या पढ़ना, बिल्कुल एकदम अलग करके चलूंगा। और स्टैटिक भी, और जो समसामयिक घटनाएं होंगी वो भी। तो स्टैटिक जीएस भी तैयार होगा और समसामयिक घटनाएं तो अपने आप तैयार होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के टॉपिक से हम शुरू करें अगर, तो कैसे स्टैटिक और जीएस, आपको ये समझना चाहिए कि मंडे की क्लास से यह सेशन बहुत ज्यादा प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड तो मेरा अपने आप रहता है, उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कैसे ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएगा, तो जैसे आज की ये न्यूज आप देखिए, लिखा हुआ है, यानी आज का है, द हिंदू का फ्रंट पेज है और हर एक अखबार में आया हुआ कि सेंटर सेट्स असाइड 57,381 करोड़ टू एड्रेस ग्लोबल हेडविंड। यानी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इतने करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग करके रख लिए। जैसे जब कोविड-19 आया था तो आपने देखा होगा, एक शब्द बड़ा चर्चा में आया था, स्टिमुलस पैकेजेस, कि भाई मंदी से अर्थव्यवस्था को निकालना है, तो सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज जारी किया। और ये लगातार, यानी कोविड के बाद जब लॉकडाउन होने लगे, उसके बाद आप देखोगे इधर लॉकडाउन था, लॉकडाउन ओपन होने लगा और उसी के साथ स्टिमुलस पैकेजेस आने लगे कि जिससे इकोनॉमी में कैपिटल इन्फ्यूज हो और इकोनॉमी चल पड़े। जॉन मेनार्ड कीन्स की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी, जो आर्थिक दर्शन था, उसी के हिसाब से कोविड के टाइम पर काम शुरू हुआ। वही घटनाक्रम ध्यान से समझेंगे, मूल रूप में अलग है, लेकिन जो सप्लाई चेन का क्राइसिस हो गया था कोविड और लॉकडाउन के कारण, वही सप्लाई चेन का संकट कोविड को हटा दिया जाए तो वॉर के कारण हो चुका है। यानी रशिया यूक्रेन को वॉर चल ही रहा है, इसके साथ और रशिया पर ढेर सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध यूएस ने, वेस्टर्न यूरोप ने लगा रखे। अब उसी के साथ एक दूसरा मोर्चा भी खुल गया और एक बहुत बड़ा मोर्चा है, और उस मोर्चे का नाम है ईरान, इजराइल और यूएस। और जैसे ही ईरान, इजराइल और यूएस में ये संघर्ष स्टार्ट होता है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट, इन मतलब मजा आ जाता है हिंदू के लेक्चर में। मुझे खुद को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सोचिए कि घटना क्या हो रही, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में झगड़ा चल रहा है, लेकिन भारत सरकार को एक बजट निकाल करके रखना पड़ रहा है उस झगड़े के लिए। भैया झगड़ा उनका, पैसा हम अलग से रख रहे हैं कि इस झगड़े से जो नुकसान होगा उस नुकसान की हम भरपाई करेंगे। अब आप सोचिए, यानी जियो पॉलिटिक्स जो है कैसे इकोनॉमिक्स को प्रभावित करती है, यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। यानी इतना पैसा। अब ये तो हो गया कि चलो भाई, जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, ये कनेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? एक तो आपको पता लग गया ऊपर ऊपर कि भाई युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध चलने के साथ जो दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जिसके बारे में आपने पढ़ा, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है और ये है पर्शियन गल्फ और ये है अरेबियन सी।
अरब सागर। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इन दोनों को जोड़ रहा है, और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब कर दिया है पहले मेरे प्यारे बच्चों ईरान ने, और अब यूएस ने स्वयं भी। अब वो कैसे, उसका एक अलग सेशन हम लेंगे, बस ये डिस्टर्ब है, याद रखिएगा। और इसी मार्ग से, याद रखें, इसी मार्ग से क्या निकल करके आता है, एलएनजी, यानी जो आजकल आप गैस देख रहे हैं ना, महंगी हो गई है, और यहीं से आता है क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल, जो तेल की कीमतें आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। यही विषय, इन्हीं दोनों एलएनजी और जो कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, और इसके कारण से इंडिया को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति का खतरा उठाना पड़ रहा है। तो आज पहला विषय यही है मेरे प्यारे बच्चों। और इतना ही नहीं, आप जरा देखिएगा, कीमतों का दबाव, प्राइस प्रेशर, यानी देख सकते हैं अगला टॉपिक वही आ गया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति। देखिए कैसे अलग अलग न्यूज है, कोई फ्रंट पेज की है, कोई आर्टिकल, लेकिन कैसे आपस में सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ग्लोबल एनर्जी कंसर्न माउंट एज ईरान हिट शिप्स, यानी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज निकल रहे हैं, ईरान उसको अटैक कर रहा। थाईलैंड वाला आपने देखा ही देखा था। ऊर्जा चिंताएं बढ़ी, यही चिंता है कि इतना पैसा हमें निकालना पड़ रहा है। सोचिएगा आप जरा, फिर आता हूं अभी कि स्टैटिक और करंट कैसे हम सब हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब 2027 के जो बच्चे हैं, और अभी भी जो 2026 का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अभी 2-2.5 महीने बहुत है, 1 से 2 महीने तक जो भी घटनाएं आएंगी, अगर उस पर आप बारीक निगाह बनाए रखते हैं, तो स्वाभाविक है आपके प्रीलिम्स निकलने के चांस थोड़े और बढ़ जाएंगे। बट मंडे से 27 तारीख से 2027-28 वालों को आप देखिएगा, साल के अंत में कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि डे 1 से हर चीज अलग करके रखूंगा भैया। अब हमारे पास समय नहीं है। ऑप्शनल करंट अफेयर्स के थ्रू पूरा स्टैटिक और जो भी डायनामिक होता है, और उसके बाद केवल एमसीक्यू आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बढ़ाइए, एआई का सहारा लीजिए, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो कुछ भी लीजिए, सतर्क रहते हुए अच्छा फीड करे, जिससे वो गलत जानकारी ना दे, क्योंकि गलत जानकारियां दे रहा है। और वो खुद भी लिखता है कि एआई त्रुटि कर सकता है, एआई गलती कर सकता है, उसने साफ लिखा है, जेमिनाई भी गलती कर सकता है, चैट जीपीटी भी गलती कर सकता है। तो वो थोड़ा अवेयर रहते हुए, जिससे 2027 में हम और बड़ी कहानी बना सकें, जो नहीं बन रही अभी प्रीलिम्स की। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं प्रीलिम्स की, यानी 2027 वालों के लिए समझिए प्रीलिम्स एक आंदोलन की तरह चलाऊंगा, और वो 16 तारीख से ही चलेगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और जो 26 वाले आपके लिए आंदोलन ही है, कि जो आंदोलन आपके लिए चल रहा है, क्या चल रहा है आपके लिए, एक आंदोलन चल रहा है। और लास्ट में बताऊंगा 26 वाले जरूर रुके रहिएगा कि आपके लिए क्या आंदोलन चल रहा है। एक बार सेशन खत्म करो, सेशन में बहुत ज्यादा टॉपिक है नहीं, ईरान वाला इतना ही है, मैं चाहूं तो यही खत्म कर दूं आपको, ठीक है। तो आप देखिए, ईरान द्वारा जहाजों पर हमला किए जाने से वैश्विक ऊर्जा चिंताएं बढ़ी। भारत एलपीजी की कमी का सामना क्यों कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये इतनी खबरें, पूरा अखबार पिछले 3 दिनों से यही भरा पड़ा, इसी वजह से मैं करा नहीं रहा था। लेकिन कराया क्यों, ये जो अभी और पढ़ लेते हैं, कराया क्यों, 2 रीजन थे, अदरवाइज। अब ये देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध कितना महंगा होगा, कितना कॉस्टली होगा, आप देख सकते हैं। फिर वही हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए सारे बिंदु आपके सामने आ गए। क्या आ गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वही चल रहा है बेटे, ये पिछले 3 दिनों का है, ठीक है ना, वही चल रहा है। फिर देखिए एलपीजी संकट क्यों है, तो लगातार यही खबरें चर्चा में है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्या इसको रिपीट कराऊं। ग्रुप में मैंने अखबार भी शेयर कर दिया था, और स्वाभाविक रूप से आपको बता दिया था कि भाई वही खबरें बार बार आ रही। लेकिन आज, कल और परसों वालों से कुछ भी नहीं था, वही चल रहा था जो अभी चल रहा था ईरान संकट को लेकर के। लेकिन आज क्या आया है, एक ये आ गया, ग्लोबल हेडविंड से बचने के लिए इतना रुपया। तो ये जो अलग रखा गया है, इसको एक फंड का नाम दिया है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। क्या है, आर्थिक स्थिरीकरण कोष। क्या नाम है भाई, आर्थिक स्थिरीकरण कोष है ये। क्या है, आर्थिक। तो जब ये टर्म मैंने पढ़ा, देन मुझे लगा कि अब इसके बारे में थोड़ा घुसना चाहिए। तो ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, जिसमें इतना पैसा रखा गया है। आप जरा सोचिए, प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो क्या
हमको और आपको किताबों में, सामान्य किताबों में यार, आप चाहे कोई पॉलिटी की कोई भी किताब लो, किसी का नाम नहीं लेना है, क्या ये सब मिलता है? नहीं मिलता दोस्त। इसीलिए करंट की क्लासेस महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, यानी इसका संबंध आर्टिकल 112 से कैसे है, इसका संबंध आर्टिकल 115 से कैसे, 114 से कैसे है, इसका संबंध कंसोलिडेटेड फंड से कैसे है। तो ये जब ये मैंने पढ़ा, मैंने कहा गुरु अब इसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें आ गया है आर्टिकल 112, 14, 15 और भारत की संचित निधि। क्योंकि ये पूरी प्रोसेस के बिना ये जो फंड बना है इसको हम समझ नहीं सकते। तो फिर ये टॉपिक बनाया, और फिर क्यों बनाया ये भी आ जाइए, थोड़ा सा यही समझा देता हूं। ये दूसरा टॉपिक, ये भी आज का है। अब ये क्या कह रहा है, गोल्डी लॉक एरा। हमने आपको पढ़ाया था कुछ समय पहले, जरा कमेंट जरूर करिएगा, क्या इंडिया गोल्डी लॉक्स जोन में है, गोल्डी लॉक्स एरा में है? इकोनॉमी के टर्म में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यानी इंडिया गोल्डी लॉक्स दौर में है। किस में है? गोल्डी लॉक्स एरा में है। गोल्डी लॉक्स एरा इकोनॉमिक्स में है। और अब कह रहा है कि भैया ये जो ईरान इजराइल यूएस का युद्ध हो रहा है, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, और जो रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन है, ट्रंप कहते हैं कि हम छूट दे रहे हैं, इस प्रकार की अप्रोच के कारण से ग्लोबल एनर्जी शॉक, वैश्विक ऊर्जा संकट बन रहा है, और भारत के लिए खतरा है। खतरा किसके लिए? गोल्डीलॉक्स एरा के लिए। अब गोल्डीलॉक्स एरा क्या है? यानी गोल्डीलॉक्स एरा मैंने पढ़ाया था भैया, जो जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, कि जब जीडीपी की ग्रोथ स्टीडी, यानी मस्त चल रही, बिल्कुल ऐसे मोहब्बत की तरफ आगे बढ़ते हुए, यानी जब आर्थिक समृद्धि, जीडीपी ग्रोथ स्टीडी, सतत रूप से चल रही है, और लो इन्फ्लेशन हो, और इन दोनों के कारण हम ये कहते हो कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है, उसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स एरा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट गोल्डीलॉक्स एरा का? बच्चों फटाफट बताते चलिएगा भाई, आप सबके कमेंट भी आ जाएं जिससे। हाँ ठीक है। तो गोल्डीलॉक एरा, तो कह रहा है भैया इस गोल्डीलॉक एरा के लिए खतरा हो रही है, यानी जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, उसका जो मोमेंटम है, जो लो इन्फ्लेशन है, इन दोनों के लिए खतरा बन रही है। और ये दोनों चीजें इकोनॉमिक सर्वे 25-26, जिसको मैंने विस्तार से पढ़ाया है और लगातार पढ़ा रहा हूं, उसमें भी हम लोगों ने यही सारे फैक्ट पाए थे कि ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं, उसमें अगर हम ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ देखें और भारत को कंपेयर करें, तो भारत इमर्जिंग जो इकोनॉमी, जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, उनके डबल ग्रोथ रेट से या ट्रिपल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। तो अब उस स्थिति के सामने एक संकट आ गया। तो फिर ये दो चीजें थी जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब बच्चों को थोड़ा घुस जाओ और ये समझा दो। तो लगभग 30% मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दिया, 70% अभी क्लास में घुसेंगे तो समझाएंगे। बाकी और क्या क्या है वो भी एक बार आप देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस न्यूज को तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति के राइट टू डाई, मरने के अधिकार को सही ठहराया। यानी अगर कोई व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसे मरने का अधिकार है। अब वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, बस इतना मुझे सिखाना था, बाकी आप सबने पढ़ लिया होगा, शायद ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा आपको। तो वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जीवित तो हो, अलाइव हो, बट वो उसका कंसाइसनेस, यानी उसकी जो चेतना है वो काम ना कर रही हो, यानी वो शरीर से जीवित हो लेकिन मस्तिष्क से मृत व्यक्ति के समान वह हो, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेज या वेजिटेटिव स्थिति। इसको हिंदी में वनस्पति स्थिति कहते हैं, और बिल्कुल सही बात हो, वनस्पति स्थिति, वेजिटेटिव स्टेट। तो वेजिटेटिव स्टेट, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे बच्चों? वेजिटेटिव स्टेट यानी जीएस पेपर 4 में अगर आप गए तो वेजिटेटिव स्टेट इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई देश काल परिस्थिति पूछता ना, कि नीति शास्त्र, एथिक्स, नैतिकता के प्रतिमान बदलते रहते हैं। कैसे? टाइम, कंट्री, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देश काल एवं परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या दिख रहा है, क्या यहां देश के अकॉर्डिंग बदल रहा है? अरे देश मतलब जो इंडिया में नैतिक है, जरूरी थोड़े कि अमेरिका में नैतिक हो। ये होता है देश काल, यानी समय, जो एंशिएंट एरा में नैतिक हो, क्या आज नैतिक माना जाएगा? नहीं।
तो ये चीज है। तो देश, समय और परिस्थिति यानी सिचुएशन के हिसाब से नैतिकता, तो ये सिचुएशन यानी ये एक एथिकल डिसीजन है, ये मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि परिस्थिति ऐसी है कि वह व्यक्ति शरीर से तो जीवित है, लेकिन उसका कंसाइसनेस, उसकी चेतना मृत हो चुकी है, यानी वो वेजिटेटिव स्टेट में है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह डिसीजन नीति शास्त्र में देश काल एवं परिस्थिति यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक नैतिक निर्णय है, जो मनुष्य के गरिमा के साथ जीने के अधिकार के साथ साथ गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को भी भारतीय संविधान में स्थान प्रदान कर देता है। दैट्स इट, इतना ही, बस इतना ही आपको यूज करना। बाकी कहानी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, बड़ी दुखद स्थिति, 2013 में वो छत से गिर गए थे पंजाब में अपने कॉलेज में 4th फ्लोर से, बस इतना ही। अब इसमें मुझे कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही मुझे सिखाना था, बाकी पूरी राम कहानी मैंने भी सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, प्रीलिम्स जीएस पेपर 2, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, राइट टू लाइफ, राइट टू मतलब डिग्निटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें। पैसिव यूथनेशिया का उदाहरण है, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। यानी पैसिव यूथनेशिया मतलब कि दवा देके नहीं मारा जाएगा, बस उनको जो न्यूट्रिशन वगैरह का सपोर्ट दिया जा रहा है, जो मेडिकल, वो हटा लिए जाएंगे। दैट्स कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव में होता है कि इंजेक्शन दे करके, दवाएं दे करके उनको, तो ये पैसिव यूथनेशिया का उदाहरण है। एक्टिव पैसिव भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो सिंपल, बस इतना ही इसमें। ये इसलिए कि आज आप लोगों को मैंने बुलाया है, थोड़ी सी चर्चा प्रीलिम्स की करूंगा बड़ी विस्तार से, क्योंकि पहला टॉपिक में ही जो कुछ है, बाकी और सिंपल मैंने बता दिया, वेजिटेटिव स्टेट। और फिर अगला बता देता हूं आपको मेरे प्यारे बच्चों, कहां गए हो भाई। अच्छा, एक चीज और, ये जो रशिया सॉरी ईरान, इजराइल और जो अमेरिका के बीच में युद्ध है गुरु ना, इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ो, दिमाग की दही निकाल देगा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या ग्राउंड कहां गया भाई। मतलब ये जो अमेरिका ईरान युद्ध लिखा हुआ ना, कितना महंगा पड़ेगा यार। इस युद्ध के संकट में भी हमें लगता है, न्यूज चैनलों पे हर जगह चल रहा है, ईरान ने अमेरिका का बैंड बजा दिया, डंका पीट दिया, जो कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी देश यार, इतना बड़ा देश है तो लड़ेगा तो है, जो न्यूक्लियर पावर के लिए काम कर रहा है, तो इतना हल्का देश तो है नहीं, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है, तो वो देश इतना हल्का नहीं, और उसको बैक से सपोर्ट भी अच्छा खासा है चाइना और यूएस का। तो इसलिए इतना कमजोर नहीं कि तुरंत एकदम से सरेंडर कर जाएगा, या वहां के लोग एकदम से सरेंडर कर जाएंगे, वो एक अलग बात। बेटा, इसमें अमेरिका अमीर हो रहा है, इस संकट में भी अमेरिका अमीर हो रहा है। कभी सोचा आपने? लोग कह रहे ये मिसाइल गिर गई, ये प्लेन गिर गया, डॉलर महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूं कि नहीं? डॉलर महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड में, सिल्वर में और डॉलर में हो रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स सबसे ज्यादा सिक्योर फंड होते हैं, किस में मिलेंगे? डॉलर में ही तो मिलेंगे। 3 ही फंड हैं जो इस समय चल रहे हैं टॉप पे। तो अमेरिका, पढ़ाया था ना, डॉलर की डिमांड, हमें भी ज्यादा डॉलर चाहिए तेल खरीदने के लिए, या अपने रिजर्व को। अब हमें, अबे भाई, पहले 5 रुपए में 5 लीटर तेल आता था, अब महंगाई हो गई, 8 रुपए में 5 लीटर तेल आ गया, तो जो 3 रुपया हमारा महंगा हो रहा है, वो डॉलर में ही तो कन्वर्ट होगा, तभी जाकर के हम उसको इंटरनेशनल एक्सचेंज, अंतरराष्ट्रीय विनिमय के सिद्धांतों के तहत तेल खरीद पाएंगे। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है और हमें ज्यादा डॉलर की जरूरत है, तो डॉलर की डिमांड तो बढ़ रही है। और केवल हिंदुस्तान को नहीं, जितने देश दुनिया में, सबको डॉलर ज्यादा रखना पड़ेगा अपने पास। तो क्राइसिस में भी अमेरिका कमाता है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि केवल एक ही चीज है, अमेरिका हथियार ही नहीं बेच रहा है, वो जब भी युद्ध करता है उसकी इनकम बढ़ जाती है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, डॉलर उसी का है, डॉलर के प्रति लोगों का विश्वास फिर से मजबूत हो जाता है। तो वो अपनी डॉलर की ताकत का परिचय भी युद्ध के माध्यम से कराता है। एक पॉइंट क्या समझे ये सब, कमेंट करिएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा मुझे लगा, फिर इसको हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। फिर आता है सीपीटीपीपी, इसमें 11 देश शामिल है। आया है कि भारत को इसमें क्यों अभी शामिल नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव, सीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप
कुल 11 देश हैं, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सबकी लिस्ट दे दी है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो 26 वाले होंगे वो भी। तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जिन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक आप सबके लिए इस पर मैं विस्तार से आगे भी बातचीत करूंगा, यानी, लेकिन ये मैंने आज एक गूगल मीट अपने बच्चों की थी, ठीक है ना, और इस गूगल मीट में मैंने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मैंने बच्चों से कहा था कि 100 टेस्ट जीएस के देने हैं और 40 टेस्ट सी सेट के देने, ठीक है ना, 100 जीएस 40 सी सेट के देने हैं। तो इसलिए मैंने आज गूगल मीट पर एक क्लास ली, और ये गूगल मीट की क्लास हमारी रेगुलर चलेगी, ठीक है। और उसमें मैंने ये सारे रूल्स बताए थे कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, 6, 7। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है, इसी पैटर्न पे आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है। और इसी को एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिख दिया गया है, जिससे कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देने का 7 स्टेप रूल, जैसे पहला रूल है कि टेस्ट को एग्जाम की तरह ट्रीट करो, चूंकि गूगल मीट में बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाए थे जो पेड क्लास के तो टेस्ट को एग्जाम की तरह ट्रीट करो, मींस 2 घंटे बैठो, मोबाइल नहीं होना चाहिए, बीच में उठना नहीं है, बीच में क्विट नहीं करना है, 100 क्वेश्चन पूरे देखे बिना उठना नहीं है। तो इस हिसाब से आपको बताया गया है। रूल 2 क्या, फर्स्ट राउंड, यानी क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 राउंड मैंने बताया। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन हंट, यानी सरल क्वेश्चन का शिकार करो, यानी पहले 35 से 40 मिनट में पूरे पेपर को स्कैन करो, और फिर उसके बाद टारगेट 25 से 35 क्वेश्चन, आप 40 क्वेश्चन, जो मेरे बच्चे हैं वो 40 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। ये इस सीरीज में वो अटेम्प्ट करना है जो 100% श्योर हो, क्या हो, जिनको आपको पता हो कि यार ये मुझे आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जो भी कोर्स सब्जेक्ट। फिर इसके बाद रूल 3, पैनिक नहीं करना, पहले 20 से 25 सवाल कठिन लगते हैं, तो पैनिक नहीं है, टेस्ट क्विट नहीं करना, याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 4, सेकेंड राउंड आपका आएगा, इसमें यानी यहां पक्का जो आ रहा था उसको आपने मारा, ओएमआर शीट में भर लिया, इंटेलिजेंट गेसिंग, अब इस पर मैंने बहुत विस्तार से क्लास ली, अभी केवल संक्षेप में बता रहा हूं। इंटेलिजेंट गेसिंग यानी वही है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, लॉजिक को अप्लाई करो, ठीक है, ये इंटेलिजेंट गेसिंग है मेरे प्यारे बच्चों, 25 से 30 क्वेश्चन। और यही इंटेलिजेंट गेसिंग मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, जिसको ये आ गया तो वही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा, इसलिए आप अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों। फिर रूल नंबर 5, थर्ड राउंड, ठीक है ना, रिस्क कंट्रोल, यानी बिल्कुल जो अननोन क्वेश्चन हो, यानी अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे उन क्वेश्चन की बात हो रही तो क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। अटेम्प्ट करने का रूल 65 to 80 अटेम्प्ट, आइडियल रेंज, यानी अब यहां पर मैं आपको रोकूंगा, 65 to 80 अटेम्प्ट आइडियल रेंज। तो कुछ बच्चे नाराज हो सकते हैं, सर अगर हम 80 करते हैं तो हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्यूरेसी रेट है वो कम है। तो ये 65 to 80 मैंने क्यों यहां पर दिया हुआ है, देखिए अगर 80 आप मारते हैं और आपका अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो, यानी नेगेटिव वगैरह काट के जो सही हो रहा है, अगर आपका 65%, ओनली 65% है, तो SC ST कैटेगरी से है, आप निकाल के देखिएगा, किसी भी साल इससे ज्यादा मेरिट नहीं गई। 65% 80 क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखें 65। लेकिन अगर 80 में हम 70% एक्यूरेसी ला दें, तो 80 में 70% एक्यूरेसी ला दें, 75% एक्यूरेसी ला दें, तो फिर जनरल कैटेगरी भी पास कर रही है, आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा। तो अब ये मैंने इतना क्वेश्चन रखा है, क्योंकि इससे ज्यादा रखने पर अभी फिलहाल के लिए, जब तक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसीलिए मैंने ये क्लास रखा। बेटे अगर आप क्लास में हो, ये 4 अटेम्प्ट इस बच्चे का हो चुका है, इसका नाम है, एक ही नाम बताऊं केवल, दीक्षा, आगे भी नाम है इसलिए दीक्षा, बहुत सारे बच्चे हैं। तो अब दीक्षा ने मुझे, आज आप लोगों को पता होगा कि ये 7 स्टेप रूल बताने के बाद मैंने क्या दिया था, एक बार कमेंट करिए आप सब लोग, मैंने कौन सा टास्क दिया था। 7 स्टेप रूल बताने के बाद मैंने कौन सा टास्क दिया था, एक बार मुझे बताएं, ठीक है।
उसी टास्क में, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसी टास्क में इसने तुरंत टास्क कंप्लीट किया और मुझे देखो, क्योंकि मेंटरशिप में तो इसके पास एक्सेस है मेरी, इसने मुझे ठीक 11 बजे मैसेज किया। ये देख सकते हैं, आज इसने मुझे मैसेज कर दिया। हाँ, तो आप लोग कह रहे हैं कि आज आपको टास्क मिला था 2011 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये इसने क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे दिया कि सर 2011 के सेट में मैंने टोटल किए 60 क्वेश्चन, जिसमें से 54 राइट हो गए और 6 रॉन्ग हो गए। दिख रहा है आप लोगों को? तो मैंने इसको कुछ बोला, फिर इसने जो लिखा है, यानी 60 में 54 सही है। जरा आप बताओ एक्यूरेसी रेशियो कितना है, एक बार मुझे बताओ एक्यूरेसी रेशियो कितना है। 60 में 54 क्वेश्चन, आप जरा एक्यूरेसी रेशियो देखिए, यानी 6 गलत हुआ तो 2 क्वेश्चन और गया, यानी इसके 52 क्वेश्चन सही हैं 62 में से। लेकिन समस्या क्या हुई, अब जरा देखिएगा आप, आगे इनकी समस्या स्टार्ट हो गई। कितने परसेंट हो गए, निकालो सब लोग। 60 क्वेश्चन में 52 इसके कट कुटा के हैं, कितने परसेंट हुए लिखना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए भी। प्रशांत ने निकाला 90%, प्रशांत ने निकाला 90%। अब जरा देखो समस्या कहां हो रही है, समस्या हो रही इसकी चाहत। सर मैं बहुत ज्यादा कर पा रही हूं, सिर्फ 60 या 65 क्वेश्चन, उसके बाद अभी 90 तक क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा गलत हो जा रहा है। फिर से सुनिएगा, सर मैं बहुत ज्यादा कर पा रही हूं तो सिर्फ 60 या 65 क्वेश्चन, उसके बाद अभी 90 तक क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा गलत हो जा रहा है। तो मैंने इसको कहा कि लाइव हिंदू की क्लास में आ जाओ। समझ गए? तो मैं क्या कहना चाहता हूं शायद आप सब समझ गए होंगे क्यों मैंने बुलाया। जो बच्चे गेस्ट लगा लेंगे आप चैंपियन है, मैंने इसीलिए उसको कहा भैया थोड़ा क्लास में आओ बेटा, इसी बहाने सब बच्चों को समझा दो। जब तुम भाई, जब तुम ध्यान से सुनो बेटा, अभी हम लोग अपने 5वें रूल पे हैं, 6ठा 7वां करते हैं अभी। मेरे बच्चे, जब तुम 60 क्वेश्चन कर रहे हो, सॉरी 60 में से 52 सही कर रहे हो, अप्रॉक्स 90% एक्यूरेसी है, तो इससे ऊपर तुम मेरिट जानी भी नहीं, तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, इससे ऊपर मेरिट जानी है क्या? 52 होता है 104 नंबर, कितना होता है 104, और मेरिट जा रहे 90 92 88। तो क्यों तुम्हें 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? ध्यान से समझिए, आप ट्राई करिए 90 का, मना नहीं किया हूं, ट्राई करिए, अभी प्रैक्टिस का टाइम है। ईश्वर करे 24 मई को आप 90 करो और सभी बच्चों के लिए सही। लेकिन विनम्र निवेदन है दीक्षा तुमसे और सभी बच्चों से, अगर तुम्हारा एक्यूरेसी रेट, जो मैंने 65% की लोअर लिमिट तय की है, मैंने कहा इससे कम होगा तो अपने आप को फेल मान लेना, और आपको मैंने क्लास में निकाल के भी दिखाया है। ये सारी चीजें यूट्यूब पर भी डालूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को, जो भी बच्चे ऐप पे क्लास ले रहे हैं, सबको ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया। 65% का सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? तो 65% का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। इससे नीचे जिसका भी जाएगा वो फेल है, आपको अच्छे से पता। कैटेगरी है, चाहे जो भी है, चाहे जो भी है, 65%, जिसमें मैंने कहा था 65% मतलब 80 क्वेश्चन अगर एससी और एसटी बंधु करते हैं तो ऑब्वियस है 65% करेक्ट करिए, कट ऑफ से ऊपर है। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि जो ओबीसी और जनरल, उनको लगभग 90 क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा, और एक्यूरेसी रेट 65% रखेंगे तो आप भी प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने कहा था 88 टू 89 क्वेश्चन, 65% की एक्यूरेसी। कम से कम आपके दिमाग में, मैंने शायद आपकी लाइफ में पहली बार ये आपको सुनने को भी मिला होगा कि एक्यूरेसी, अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो। और भला हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको पढ़ा रहा था, बहुत डीप घुसा आपको प्ले करके, और फिर वहीं से ये
मेरे दिमाग में स्पार्क किया पढ़ाते पढ़ाते कि यार बच्चों को क्यों नहीं मैं ये करा रहा हूं, क्योंकि उनको अपनी आमदनी और खर्च का अनुपात नहीं पता है, उन्हें कितना उधार लेना है कितना उधार नहीं लेना उन्हें पता नहीं है, इसीलिए वो बेचारे फिजिकल डेफिसिट की तरह एग्जामिनेशन प्रीलिम्स क्वालिफाई के डेफिसिट में चले जा रहे। तो आपको एग्जामिनेशन के डेफिसिट यानी प्रीलिम्स डेफिसिट से बचाने के लिए ये मैंने अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी रेशियो निकाला और कहा कि 65% और क्वेश्चन की संख्या मैंने बता दी। लेकिन अब इसी में अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा उसका 75% एक्यूरेसी रेट है तो वो थोड़ा कम करेगा, 85 भी करेगा तो भी तो निकल जा रहा है ना। एक बार आप निकाल के देखिए। तो इसके हिसाब से आप मैनेज कर, अगर किसी का 80% स्ट्राइक रेट है फिर क्यों हम 85 जाएंगे, हम भी 80 जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रेटजी समझ में आई? एक बार कमेंट करिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को यहां पर मतलब कहा कि एक बार मैं दीक्षा, क्योंकि उसने फटाक से आंसर कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसे बच्चे बड़े। और ठीक है, फिर आता है रूल 6। तो मैंने इसीलिए 65 to 80 कहा कि पहले एक्यूरेसी सर्च कीजिए, पहले 90 मत सर्च कीजिए। लिख लीजिए रूल 5 थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करने का रूल तीनों को मिला करके 65 to 80 अटेम्प्ट। आप लिखिए हमें एक्यूरेसी पर काम करना है, संख्या पर नहीं। अगर हमारा 70 में ही एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, हम 90 क्यों मार के 20 क्वेश्चन में 18 गलत करके 70 से और नीचे आ जाएंगे। तो प्लीज बच्चे ये एक अच्छा रेशियो है। आप अभी एक्यूरेसी पे जाइए, जब एक्यूरेसी नहीं आएगी देन फिर टुक्का पुक्का, जब अभी अप्रैल मई से स्टार्ट होता है। तो एक्यूरेसी अगर है तो प्रीलिम्स है, टुक्का है तो प्रीलिम्स नहीं, तो भगवान का भरोसा है कि भैया कि चलो तुमने टुक्का मारा तुम्हारा लग गया। अब आता है रूल 6 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टेस्ट देने बैठते हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता कि किस क्वेश्चन पर कितना फोकस करें। कैसे? मैं आपसे खुद पूछता हूं, अपने हृदय पर हाथ रखिए और मुझे बताइए कि क्या आप सब लोग जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर ज्यादा समय देते हैं कि नहीं? उस पर आप लोग ज्यादा समय दे देते हैं। मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी प्रीलिम्स एग्जाम दिया, मैंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, वो भी लगातार क्वालिफाई किया, वो भी उस दौर में किया जब सीटें ही नहीं होती थी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में हमें एक संतुलन बनाना है टाइम का। तो जैसे हमारे पास 2 घंटा फर्स्ट राउंड में क्या है, फर्स्ट राउंड का मतलब जो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट पता है, तो उसके लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं, 40 मिनट में आपने निपटा दिया। सेकेंड राउंड में देखो 50 मिनट मैंने दिया, जबकि यहां पर क्वेश्चन 25 से 30 ही दिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय इसलिए चाहिए क्योंकि आपको गेस करना, गेस करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अब अगर आप सारा टाइम इन सरल क्वेश्चंस में ही निकाल देंगे जिस पर आपका कमांड है, तो गेस करने का टाइम नहीं बचेगा, हड़बड़ाहट शुरू और गलतियां शुरू, कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज। जैसे ही आप डरेंगे, पैनिक करेंगे, हड़बड़ाहट करेंगे, कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज, परफॉर्मेंस खराब, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे मैं एज अ टीचर पढ़ाने वाला। अगर मैं हड़बड़ा के आपके सामने आऊं कभी भी लेक्चर लेने, तो आप ये मान के चलिए कि कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो रहा है और मेरे लेक्चर अच्छे नहीं होने वाले। तो सबसे पहले यही आपको करना चाहिए। और सबका इंक्रीज होता है कार्टिसोल, याद रखिएगा। बट जो प्लान्ड होता है वो उसको मैनेज कर लेता है, जो अनप्लान्ड होता है उसको मैनेज नहीं कर पाता, फिर वो कार्टिसोल हार्मोन ही उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, फिर थर्ड राउंड में आप देखिए जो रिस्क वाला है कि भाई अगर एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो केवल 20 मिनट लगा के चेक करना है, बाकी आपको इसमें ज्यादा समय नहीं देना। 10 मिनट बचाना है ओएमआर चेक के लिए। अभी मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, एग्जाम के लिए 10 मिनट इसको 5 कर लीजिएगा, लेकिन अभी ओएमआर चेक करने की आदत डालिए, क्योंकि बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 5 में सी की बजाय डी भर गया, यानी आप भर रहे थे छठे क्वेश्चन का, भरा गया 5वें में। मिटाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो 10 मिनट आपको ओएमआर शीट चाहिए। तो आप चाहे शुरुआत से ही थोड़ा ओएमआर शीट पे टाइम लेके चलिए और चाहे बाद में 10 मिनट बचा के करिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि 10 मिनट आप ऐसा मैनेज कीजिए कि शुरू से, कि पहले क्वेश्चन में ए मारा है तो पहले में ए लगे, दूसरे में सी मारा तो दूसरे में सी जाए, यानी एक भी जंप ना करे। एक जंप तबाही ला देगा, बाद में पता चलेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था, फिर वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास टाइम, ठीक है ना। फिर आता है रूल नंबर 7, टेस्ट एनालाइज सबसे जरूरी है। यानी जो भी टेस्ट देंगे आप एक डायरी निकालेंगे। टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस। आप याद रखेगा क्या क्या लिखना है।
पहला निकला है कि भैया जो क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, नॉलेज गैप के कारण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरा, कॉन्सेप्ट गैप के कारण हो रहे हैं। तीसरा, सिली मिस्टेक के कारण हो रहे हैं। या चौथा, गेसिंग में कुछ मैं गलती कर रहा हूं। अगर यह एनालिसिस नहीं किया तो 100 टेस्ट देना भी बेकार साबित होगा। और इसका फायदा क्या होगा वो भी मैं दिखाता हूं। जैसे चूंकि अब ये दीक्षा पर्सनल मेंटरशिप में 4 अटेम्प्ट के बाद आई है, ये पर्सनल मेंटरशिप, देखते हैं इस बार क्या होता है। मेहनत तो चल रही है, आगे प्रभु और इसकी स्थिति। अब इसने क्या किया, देखो इसने लिखा, इसको आप देखिएगा। इसने लिखा कि सर नॉलेज गैप दिख रहा है, नॉलेज गैप एंड कॉन्सेप्ट गैप बहुत है। क्या लिखा हुआ? नॉलेज गैप एंड कॉन्सेप्ट गैप बहुत ज्यादा है। ये देखिए, तो ये होता है एनालिसिस, नॉलेज गैप, कॉन्सेप्ट गैप। ये अगर आपने नहीं लिखा और इसको फोन में नहीं लिखना या फोन में रखना है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको फोन में रखना है तो इसको रिमाइंड करके अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। गोल्डन ट्रुथ ऑफ प्रीलिम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी प्रकार के डर या कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने से बचाएगा। गोल्डन ट्रुथ ऑफ प्रीलिम्स 100 में से सिर्फ 55 से 65 क्वेश्चन, 55 to 65 क्वेश्चन सही होते हैं। 35 to 40 क्वेश्चन जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो आईआईटीएन हो चाहे किसी भी बैकग्राउंड को, सबको कठिन लगते हैं। इसलिए अगर टेस्ट में सवाल नहीं आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी यूपीएससी के रियल पैटर्न से लड़ना सीख रहे हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको आता नहीं, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, एक लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सिंपल ये मुझे आपको बताना था। तो चलिए शुरू कर देते हैं अब आपका ये टॉपिक, और इसको सबसे पहले फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो केंद्र ने पैसा बना करके रखा है अलग से, यही सारे, यानी हर एक टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया उस पर बार बार समय देने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, यानी यहां पर वही बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस की कि वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, विशेषकर ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बाधा बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, उसके कारण से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के कीमतों में तेजी आ रही, यही है, ठीक है ना। अब जो यहां पर दो बातें निकल करके आती हैं, जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर $100 पर बैरल या उससे ऊपर कीमतें निकल जाती हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा, इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान कैसे होगा? अगर एक चीज आप ये देखें तो आप कहेंगे कि सर इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान ऐसे होगा कि आप, जब से हम आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप हमेशा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते समय एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट देते हैं, और वो इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा होता है, ऐसा नहीं कि सर आप ही देते हैं, वो एक इकोनॉमिक सर्वे में। और उसका नाम क्या होता है बेटा? उसका नाम होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। होता है कि नहीं होता? बोलिए भाई। जिसे हम कहते हैं आयातित मुद्रा स्फीति। यह है कि नहीं है? आयातित मुद्रास्फीति मीन्स कि भारत को बाहर से जो इंपोर्ट करना, चूंकि आपको अच्छे से पता भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो इंपोर्ट हम अपनी नीड का करते हैं ना, तो हमारी नीड हमें इंपोर्ट करना ही करना है। तो हम अपनी नीड का जब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में हमें ज्यादा पैसा भी चुकाना पड़ रहा है। लेकिन अगर जो पैसा हम चुका रहे हैं उससे कीमत ज्यादा बढ़ जाए, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटीज की, तो फिर क्या होने वाला है? हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, यहां यही कहा गया है कि अगर ऑयल की प्राइसेस $1 पर बैरल पर रिमेन रहती हैं या इससे ऊपर चली जाती हैं, तो यह इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, जिसे गोल्डी लॉक एरा कहा गया था, उसको नुकसान हो जाएगा। गोल्डी लॉक एरा मतलब जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है और लो इन्फ्लेशन है, और इन दोनों के कारण
यूपीएससी ने आपसे पूछा था 2017 या 19 का पहला प्रश्न आप जाकर के देखिए, पीवाईक्यू ओपन कीजिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा कि क्या स्टीडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के कारण हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है? पूछा था कि नहीं पूछा था? अब देख लीजिए आप। तो वो जब गोल्डी लॉक थी उस समय इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वैसी थी, तो ऐसे में वो जो गोल्डी लॉक एरा था वो यहां पर संकट में है, पहली चीज ये लिखी गई। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? गोल्डी लॉक को खतरा है तो इसका संबंध किससे है? इसी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से, यानी आयातित मुद्रास्फीति से, कि हम अपनी नीड का 85%, यानी अब देखिएगा वही चार्ट फिर से अगर मैं आपके सामने रख दूं, कौन सा चार्ट दिख रहा है? हाँ ठीक। अब आप देखिएगा कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल ही तो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एलएनजी वगैरह। ये क्रूड ऑयल, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है कि नहीं? अब देखिएगा, लैंड रॉ मटेरियल, कैपिटल यानी पूंजी, लेबर, और फिर उसके बाद क्या होता है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी उद्यम, यानी कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री। अब ये चारों मिल करके किसी भी कंट्री की जीडीपी बनाते हैं कि नहीं बनाते? और जब आप इन्फ्लेशन चैप्टर प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं या मेंस के लिए पढ़ते हैं, जब मैं आपको लेक्चर करता हूं तो क्या यह पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं कि नहीं बच्चे, कि इन्हीं चारों से किसी भी देश की जीडीपी बन रही है। इन चारों फैक्टर्स में से कोई सा भी एक फैक्टर अगर डिस्टर्ब हो जाए, एक फैक्टर कोई भी डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर कुल आउटपुट यानी जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर अच्छा हो जाए, तेल की कीमतें कम हो जाए, जीडीपी बढ़ी, तेल की कीमतें ज्यादा तो जीडीपी घटी, यानी दोनों इसका इंपैक्ट होता। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कोई भी फैक्टर अगर इसमें से खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हमारे जो भी कारपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, इनकी बैलेंस शीट खराब हो जाए एनपीए संकट के समय, तो भैया इनके पास पैसा ही नहीं, लगाएंगे क्या, कैसे काम करेंगे? पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। एफडीआई कम आए तो क्या समस्या होगी? या जो इंडिया के इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करने लग जाए, उनकी एनिमल स्पिरिट चली जाए, तो या लेबर आपके पास स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड लेबर ना हो, कोई भी एक फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, इकोनॉमी यही होती। तो यहां पर यही है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये महंगा हो चुका है, इसके ऊपर जा सकता है। यही कहा गया कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए खतरा। कैसे? क्योंकि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल बनाते हैं, और उसको बनाने की जो पूरी प्रोसेसिंग है, उन सब में एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि नहीं? ऐसा रॉ मटेरियल यानी एनर्जी। हम अपनी नीड का, अगर भारत को 100 लीटर एनर्जी चाहिए अपनी इकोनॉमी को संचालित करने के लिए पूरे देश को, तो उसका 85 हम बाहर से खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? उसका 85% हम कहां से खरीद रहे हैं? बाहर से खरीद रहे हैं। अब अगर हम 85% बाहर से खरीद रहे हैं और रेट पहले 80 था, अब वो 100 हुआ, अब वो बढ़ के 110 भी हो सकता है, तो हमारे लिए यह कीमत ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अब कीमत ज्यादा हुई तो इसका मतलब हम जो कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जब महंगे में खरीदेंगे तो देश में वो महंगे में बिकेगा, और देश में महंगे में बिकेगा तो फिर देश में महंगाई आ जाएगी। पहले 5 रुपए का 5 पाते थे, 5 रुपए का 3 पाएंगे, यानी आपकी मनी की प्राइस कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी जब बाहर की गतिविधियों के कारण से हमारे देश में मुद्रास्फीति का संकट उत्पन्न हो जाए, और जो हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखा है 2 to 4% के बीच में, अगर उससे इस आइडियल कंडीशन से बाहर निकल जाए तो स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमी को खतरा, और इसी को हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो आई होप आप समझ गए हैं पहली चीज वो क्या कह रहे हैं, और बाकी अब आर्टिकल होते हैं तो वो सिंपल उनका आर्गुमेंट होता है, उसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। जो मैंने एनालिसिस दिया यही आपको एग्जाम में काम आएगा। तो पिक्चर क्लियर हो गई? एनी डाउट किसी बच्चे को कि अगर तेल बढ़ रहा है तो इकोनॉमी को कैसे नुकसान हो रहा है बच्चे? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने वाला है, ये कर रहा है महंगाई, आपको अच्छे से पता।
और फिर उसके बाद कालाबाजारी एंड स्वान जमाखोरी, तो ये तो एक अलग मुद्दा है। सरकार ने उसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि उसको इन्वोक कर दिया है कि भाई कोई भी इस प्रकार की जमाखोरी नहीं कर सकता। ठीक, अब आता है, अब ऐसी स्थिति आ रही है तो भारत ने, अब क्योंकि गोल्डीलॉक कंडीशन के सामने चैलेंज है, तो अब भारत ने कहा कि भैया अब हम एक फंड बनाएंगे जिसको कहेंगे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए यही देखिए आप, एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया, जिससे कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की जो प्राइस बढ़ती चली जा रही, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, मतलब केवल ये नहीं कि तेल की कीमतें, अरे भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कुछ भी आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कुछ भी आ जा रहा है, तो संकट तो है ना आपके लिए, है कि नहीं, आप बताएं। और भी वस्तुएं तो महंगी हो रही हैं, तो ये जो सप्लाई चेन का संकट है और जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि उधर रशिया यूक्रेन उलझे, उधर ये पूरा का पूरा जोन उलझा हुआ, तो इसके कारण भारत ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड बना के रख देंगे। अरे जैसे बैंकों में प्रोविजनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि लोन देने से पहले भैया जिसको दिए हो उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिस्क जो प्रोफाइल उसको चेक करके कुछ पैसा पहले से रख लो प्रोविजनिंग, तो सेम वैसा ही यही चीज कोविड के समय एक अलग प्रकार से हम पढ़ते थे, स्टिमुलस पैकेजेस। अब उसी को एक अलग ढंग से, यानी समस्याएं वैसी हैं, बस दवा अलग है। कोविड में स्टिमुलस पैकेज था, यहां पर हमने यह एक फंड बनाया है, और इस फंड के अकॉर्डिंग, मतलब इस फंड से जैसी जरूरत जिस सेक्टर को पड़ेगी वहां से पैसा दिया जाएगा। तो अब ऑब्वियस यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए यहां से क्या निकलता है, यूपीएससी के एस्पिरेंट से के लिए निकलता है कि यूपीएससी का एक प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, हाँ एक मिनट, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाइए। कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम से, अरे वही वाला यार, रूफ वाला सनसाइन, क्या है भाई, हाँ, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो, यानी अगर आप सनसाइन हो तभी रूफ को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप छत बनाएंगे, धूप रहेगी तो जो भी आप छत को के मेंटेनेंस में जो भी आप मटेरियल्स यूज करेंगे वो छत के लिए बिल्कुल सेट हो जाएंगे, क्योंकि धूप उनको क्या करेगी, बिल्कुल सेट कर देगी कॉमन लैंग्वेज में। अब इसको हम यूपीएससी पे लेके आते हैं कि भाई जब आपकी स्थिति अच्छी हो तो बुरे समय की तैयारी कर लेनी चाहिए, यह स्टेटमेंट यही कहता है। और यही यूएस के प्रेसिडेंट महोदय, क्या नाम था, कमेंट करिए जिन्होंने, जिनका यह स्टेटमेंट है, कमेंट करो, 50 बार पढ़ा चुका हूं, कमेंट करिए किस यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था। जो जो बच्चा कमेंट करता है ना वो दिमाग में आ जाता है टीचर के, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। और आज कमेंट वमेंट देखने का शायद लास्ट सेशन है, चूंकि अब यूट्यूब पे आऊंगा तो उतना कमेंट नहीं देख पाऊंगा, सिंपल सी बात है। हाँ लेकिन हाँ, अच्छा, हर एक अच्छे कमेंट को यहां पर स्थान मिलने वाला, ठीक है ना। तो उन्होंने भी इसी आधार पर कहा था, जिनका नाम आप बताएंगे। तो भारत वही कर रहा है, ये जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, अभी धूप खिली हुई, यानी भारत की इकोनॉमी की कंडीशन अभी भी अच्छी है, अभी भी मतलब अभी भी अच्छी है, बट यानी अभी भी गोल्डीलॉक्स एरा में है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस लंबे समय तक चलता है तो वह गोल्डीलॉक्स एरा वाली स्थिति हमारी कमजोर पड़ेगी। इसलिए भारत सरकार ने गोल्डीलॉक्स एरा हमारा मेंटेन रहे, उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बना दिया है। लिख लेंगे भाई आप अपने निबंधों में यूज करेंगे इसको, हो गया, बोलो भाई। तो ये है जो यहां पर डिस्कस किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं, अगर आप कहें तो इस विषय को यहीं पर समझा देता हूं। नहीं, एक चार्ट है, पहले उस चार्ट को डिस्कस कर लिया जाए। ये देखिए आप, ये है अरेबियन सी बेटा, क्या है, ये है अरेबियन सी और ये है पर्शियन गल्फ, इनको जोड़ रहा है हरमुज, और इसी पर पूरा मामला आकर के बैठा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। और यही डिस्टर्ब है, इसका मतलब माल की सप्लाई इजिली हो नहीं रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक सकरा समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। और फिर एक चार्ट और भी, अगर आप आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं पेपर पर, आप जरा देखिएगा,
स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, ठीक है ना, क्लियर है, अरेबियन सी नीचे, पर्शियन गल्फ जो आपने पिछले मैप में देखा। अब आप देखिए क्या 27% ग्लोबल ऑयल का ट्रेड और 22% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड इसी मार्ग से होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे में अगर यानी दुनिया के तेल व्यापार का चौथाई हिस्सा यहीं से गुजरता है। अब अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑयल सप्लाई, तेल आपूर्ति कम हो जाएगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर कम हो जाएगी। ग्लोबल प्राइस, सप्लाई कम, डिमांड वैसी की वैसी, तो प्राइस हमेशा बढ़ती है। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा हुआ है, इससे एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी क्राइसिस से और इस क्राइसिस से इकोनॉमी की जो गोल्डीलॉक एरा वाली कंडीशन है, जीडीपी और लो इन्फ्लेशन, उससे बचाने के लिए हमने क्या बनाया है? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड मेरे प्यारे बच्चों। अब तो शायद आप समझ गए हैं, बहुत बहुत अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? अब समझ गए तो जरा सिलेबस पर एक निगाह डाल लेते हैं। काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन जीएस पेपर 2 आईआर कैसे ये आईआर के साथ जुड़ा हुआ, मैंने जियोपॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल बहुत पहले ही किया। अब उसको आप अपने सिलेबस के हिसाब से अगर आप जोड़ करके चलते हैं तो चीजें और बेहतर होती हैं, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री। तो भैया इजराइल की, यूएस की, ईरान की, अब उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट, उनकी पॉलिटिक्स का, जियोपॉलिटिक्स का हमारे ऊपर सीधा सिलेबस है। और ये सब यहां से आएंगे कि भाई इस प्रकार के जो इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं, उसका भारत जैसे देश पर क्या इंपैक्ट है। एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से इस कथन का परीक्षण कीजिए। लो भैया, जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज यहां पे आ गया। फिर उसके बाद आता है बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें। तो बायलैटरल में भारत और ईरान के बीच का जो बायलैटरल चाबहार वगैरह है, वो भी तो इश्यू आ रहा है। भारत भी तो वहां से गैस लेता है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, आप देख सकते हैं सब पर इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी ये इसी यूनिट से वो प्रश्न आया था ना कि क्या लो इन्फ्लेशन और स्टीडी जीडीपी ग्रोथ के कारण इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है? तो वो सब मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया, ठीक है। कल से एक बार मुझे इस पर जरूर बताइएगा। अरे बाप रे बाप, हनीफ कह रहा है जान मेनार्ड कीन्सर है बेटा, मतलब सर्च करना इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब कुछ भी चेप रहे हो इसी। मैं बहुत दुखी हूं, रिजल्ट प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब कैलिबर अपना अपना बड़ा कीजिए, बहुत बड़ा करने की जरूरत है कैलिबर। टीचर तो सुबह से शाम लगा पड़ा है, एक भी कंटेंट आप उठाइए जो एग्जाम में ना आएगा। मैं फिर से चैलेंज करके रहा हूं कि 24 मई को देखिएगा क्या क्या नहीं, इसी हिंदू से 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। फिर भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा, बाकी और सारी क्लासेस साल भर से प्रीलिम्स की क्लास चल रही। प्लीज विनती आप सबसे, अपना कैलिबर बढ़ाइए। भले आप आईआईटीएन नहीं है, भले आप पीएमटी होल्डर नहीं है, भले आप आईआईएम से नहीं है, भले आप इंडिया के टॉप 20 कॉलेज से नहीं पढ़े, टॉप 100 कॉलेज से, लेकिन आप अगर एटीट्यूड वैसा रखेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जैसा आपका एटीट्यूड होता है आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते। तो एटीट्यूड रखिए। वो कहानी एक बार मैंने बताया था कि तालाब में एक साधु थे, एक भिक्षु पानी में डूब रहा था। वो बार बार कोशिश कर रहे थे उसको बाहर निकालने की, जितनी बार पानी से निकालते वो काट लेता, फिर उनके हाथ से छूट के गिर जाता। बट वो अपना प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे, वो काटता रहा काटता रहा काटता रहा, अंततः उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाल दिया, उसका जीवन बच गया। उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि बार बार आपको काट रहा था, आपने क्यों काटने दिया, क्यों आपने इतना कष्ट सहा? उन्होंने कहा यह उसकी प्रवृत्ति है, यह उसका एटीट्यूड है कि वो डंक मारे। ये मेरा साधु का एटीट्यूड है कि मैं उस डंक मारने वाले के जीवन का संरक्षण कर सकूं। तो ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरा जीवन है, ये मेरी सोच है, ये मेरी टेंडेंसी है, ये मेरा नेचर है। वो उसका नेचर है, वो अपना काम कर चुके, उसका नेचर ही है डंक मारना। वो डंक मार रहा था और मैं उसका जीवन बचा रहा था, क्योंकि एक साधु का नेचर है जीवन बचाना। तो एटीट्यूड ये होता है। तब उनकी कहानी, उस साधु संत महात्मा की कहानी आपके सामने। तो प्लीज उनके जैसा सोचिए, आईआईटीएन के जैसा सोचिए कि हम भी टॉप 100 कॉलेज में नहीं पढ़े, लेकिन हम उनसे कम नहीं है। क्यों? क्योंकि
वही दो आंखें, वही सर, वही सब कुछ हमारे पास भी है। और पहले के समय में समस्या थी कि भाई जो पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के लोग थे उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ पाते थे। अब तो यूट्यूब ने आंधी मचाई हुई है। दुनिया भर के टीचर आपके पास हैं, कंटेंट आपके पास है, उनमें से आप चूज करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें आपके पास आती। अब मैं सीधा आऊंगा, हाँ खैर, तो ये हो गया आपका सिलेबस। ऑब्वियस है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, सिलेबस, एनर्जी ऊर्जा पूरा बता दिया, ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। फिर इकोनॉमी लिबरलाइज, सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए ग्लोबल सप्लाई चेन में एक साथ है, लेकिन ऐसे युद्ध से ग्लोबलाइजेशन का संकट। ठीक है, और यह विषय मेरे प्यारे बच्चों, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं नीति शास्त्र में नैतिकता, ये टॉपिक सीधा जुड़ रहा है कि नहीं। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ, उसको लेकर के 2023 के ही पेपर में आपसे पूछा कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू करने से पहले किन एथिकल इश्यूज पर, किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए था। वही यहां पर भी है। तो कौन से नैतिक मुद्दे, वही जो मैंने महंगाई बताई। महंगाई का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा, वंचित वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, यही होते हैं नैतिक मुद्दे जो हमें युद्ध, कोई भी युद्ध शुरू करने से पहले विचार करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जीएस पेपर 2 में पूछ लिया है ये, यानी एनर्जी सिक्योरिटी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। क्यों? क्योंकि हम 85% अपनी नीड का बाहर से मंगाते हैं। फिर कह रहा है कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है, या और क्या करे, इस विषय में आपको लिखना है। आने वाले, यानी आपको आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा बतानी है। एज्यूम करना जो किताबों में नहीं है, कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे आगे बढ़ाए कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा ना हो। तो क्या इस पूरे प्रश्न का एक लाइन में उत्तर है कि नहीं? हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर? आप लिखेंगे भैया एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मैं अपनी विदेश नीति में ऊर्जा विविधीकरण करूंगा। केवल मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी के बजाय हम ऊर्जा के अन्य स्रोत, और हम कर भी रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अफ्रीकी कुछ देशों के साथ बातचीत शुरू की है। इसके अलावा हमने मध्य एशिया के देशों के साथ बातचीत शुरू की। तो हम एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन एक तो कर रहे हैं फाजिल फ्यूल्स के संदर्भ में, जीवाश्म ईंधनों पे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में भी यूएस और अन्य देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति न्यूक्लियर एनर्जी। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस पर भी हम काम कर रहे हैं, हालांकि अमेरिका से बाहर निकल गया। ये लिखना है मेरे बच्चे इसमें कि फॉरेन पॉलिसी में ये सारे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम क्या और कर रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ये सारी चीजें। ये यानी विदेश नीति क्या करे, जो टाई अप होता है विभिन्न देशों के साथ। अब इसके लिए कौन सी किताब, कौन सा नोट्स, ढूंढते रहिए। बस ये 5 पॉइंट बता दिए, यही आपको एग्जाम में लिख देना। ठीक है, अब देखिए फिर 2017 में बेस्ट एशिया देशों के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में लिखना है। पढ़िए क्या लिख रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी से ही हमारी आर्थिक प्रगति जुड़ी हुई है। बेस्ट एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। यानी पश्चिम एशिया के जितने भी देश हैं, केवल ईरान नहीं, जितने भी यूएई, बहरीन, ओमान, जितने भी देश हैं, सब, सऊदी अरबिया, उन सब के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा नीति में हम उनके साथ, यानी हमारी ऊर्जा नीति बेस्ट एशिया के देशों के साथ। अब आप कितना रेलिवेंट हो गया कि ये क्वेश्चन 2017 के बाद 2026 में 27 में रिपीट करेगा मेंस में, क्योंकि एक दशक हो चुका और आज सेम वैसी ही समस्या आकर के फिर खड़ी हुई। ठीक है, फिर इसके बाद वही प्रोटेक्शनिज्म और ये सब, तो मान लीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये सारी चीज है जो आपके पास, जो आपको देखना। गोल्डीलॉक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पूरा लिखा हुआ। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कैसी होती है आप देख सकते हैं। ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन इज लो, फाइनेंशियल मार्केट अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, तो ये कैसे उसको नुकसान होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसमें आपको जो मैंने शुरुआती डायग्राम बनाया, बस इस नोट्स को आप केवल एक रीडिंग मार लीजिएगा। अब आता है ये जो
इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा सोचना है, वही एक जो मैं चार्ट हमेशा ड्रॉ करता हूं, भारत की डेमोक्रेसी के 3 पिलर, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। यानी लेजिस्लेटिव यानी हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद, और ये हमारी एग्जीक्यूटिव यानी हमारी सरकार। अभी इन दोनों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। यानी भारत में जो सरकार है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई भी नया फंड या अतिरिक्त खर्च मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। इसके लिए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट प्रावधान है कि तुम पैसा कैसे खर्च करोगे। ठीक है मेरे प्यारे? और संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अब उसी को हमको और आपको समझना है। यानी संविधान में क्या है, तो संविधान में आर्टिकल 112 जिसका जिक्र मैंने किया था, जो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट भी कहते हैं, यूनियन बजट कहते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर वर्ष, एवरी ईयर, जैसे अभी चल रहा है 27 यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, हर वर्ष केंद्र सरकार, ये जो गवर्नमेंट है, ये संसद के सामने, जरा ध्यान देखिएगा, ये यानी सरकार संसद के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS प्रेजेंट करेगी, प्रस्तुत करेगी। इसी को हम यूनियन बजट कहते हैं, यानी संघीय बजट भी कहते हैं। इस बजट में सरकार क्या बताती है मेरे प्यारे बच्चों? इस बजट में सरकार बताती है एस्टिमेटेड, अनुमानित इनकम, यानी कितना रेवेन्यू वो इकट्ठा कर रही, और एस्टिमेटेड यानी अनुमानित एक्सपेंडिचर, क्योंकि बजट ऑब्वियस है, करंट फाइनेंशियल ईयर का है, तो इसीलिए अनुमानित। अब आता है कि सर ये जो आप इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की बात कर रहे हैं, उसका इसके साथ कैसे संबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंततः वह इसी, ये जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, वो अंततः इसी, अरे यार चलो इसी पे लिखता हूं, ठीक है, वह इसी बजट प्रक्रिया से जुड़ा होता। तो याद रख लीजिएगा, यानी ये जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, यह इसी 112 की प्रक्रिया, प्रोसेस से जुड़ा है। 12 से नहीं, प्रोसेस से। अब प्रोसेस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस आप जैसे देखेंगे वैसे ही एक आर्टिकल और निकल करके आएगा। उस आर्टिकल 112 के बाद उसका नाम है 115। 115 को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है ना? अनुदान की पूरक मांग, क्या कहते हैं? अनुदान की पूरक मांग, यानी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्यों? सप्लीमेंट्री यानी क्यों? इसलिए कि भैया कभी कभी होता है सरकार, अब ऐसा तो नहीं कि सरकार प्लान करके चली कि ऐसी ही स्थिति रहेगी, जैसी अभी ये कोविड आ गया, कुछ और आ गया, जैसे अभी ये क्राइसिस आ गया। तो जब बजट में दी गई राशि, ये वाली, ठीक है ना, जब बजट में, संघीय बजट में दी गई राशि या फंड पर्याप्त नहीं होती, तब सरकार संसद से, यानी ये गवर्नमेंट इस पार्लियामेंट से अतिरिक्त एक्स्ट्रा फंड यानी अतिरिक्त धन की मांग कर सकती है, और इसी मांग को कहा जाता है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। यानी यह वह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके द्वारा सरकार अतिरिक्त फंड बना सकती है, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? पॉइंट इज क्लियर? तो इसी आर्टिकल 115 के तहत ये निकल करके आता है। अब इसके बाद तो ये तो क्लियर हो गया, किस लिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आता है आर्टिकल 266 यहां पर चर्चा में, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266, ठीक है, 266। अब इसका जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो फंड बना, जो पैसा खर्च किया जाएगा, वो यहीं से आएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो अधिकांश खर्च है वो इसी फंड से किया जाता है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टैक्सेस आते हैं, इसमें सरकार जो उधार लेती है, बारोइंग्स आते हैं, इसमें अदर जो राजस्व होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और इस प्रकार की, वो सब आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं। लेकिन इस फंड का खर्चा कैसे हो सकता है?
इस फंड से अगर ये सरकार खर्च करना भी चाहे तो तभी कर पाएगी जब पार्लियामेंट उसे परमिशन दे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए। तो ये जो फंड बनाया गया है, इसका पैसा भी इसी निधि से आएगा, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। और पार्लियामेंट की स्वीकृति से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आ जाता है 114 मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट, एप्रोप्रिएशन कानून। यानी जब संसद, आर्टिकल 114, जब संसद किसी खर्च को मंजूरी देती है तब उस खर्च को लागू करने के लिए एप्रोप्रिएशन एक्ट आता है। और इसी एक्ट के तहत इस कंसोलिडेटेड फंड से सरकार पैसा निकालती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसको आप ऐसे समझिए जिससे आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाए। इसको मैं ऐसे बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक फ्लो में बना देता हूं, यानी यूनियन बजट, फिर उस यानी आर्टिकल 112, फिर एक एरो बनाइए या नीचे की तरफ बनाइए। अगर अतिरिक्त पैसा चाहिए, पहले तो यूनियन बजट, लेकिन अगर अतिरिक्त पैसा चाहिए तो फिर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 115 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल, यानी संसद की स्वीकृति। और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, अप्रोप्रिएशन एक्ट मेरे प्यारे बच्चों, और आर्टिकल 114। और फिर इसके बाद इसके पारित होने के बाद, सॉरी, इसके पारित होने के बाद जो पैसा है आर्टिकल 266 के तहत बने कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है, यानी ये अगला स्टेप हो गया। और फिर यह फंड एक्शन में आ जाता है, यानी इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो आई होप आप इसको समझ गए, बस इसमें इतना ही, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलिए, कमेंट कीजिए। अब यहां पर प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आ सकता है, एक बार जरा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो अभी आपको यहां बताया गया कि सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स इज प्रोवाइडेड अंडर ए आर्टिकल 112, बी आर्टिकल 114, सी आर्टिकल 115 और डी आर्टिकल 266। बोलो क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे फटाफट इसका आंसर, तो तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो वही सारी चीजें, फंड क्या है और सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन और उसका आंसर तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी आर इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। भाई सरकार के राजकोष पर भी दबाव डाल रही है, मुद्रास्फीति को भी टेंशन कर रही है, यानी दो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर को फंसा रही है। पहला मुद्रास्फीति, दूसरा राजकोषीय नीति। अब फिर स्पष्ट कीजिए कि बाहरी आर्थिक झटके भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, साथ ही ऐसे संकटों के ऐसे संकटों से निपटने में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड कैसे मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी भी आर्टिकल 114 लिख रहे हो बेटा, करो पास। अरे भैया आर्टिकल 115, तब लाइव पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, सप्लीमेंट्री मतलब डायग्राम में क्या लिखा हुआ सप्लीमेंट्री, भाई साहब तभी मैं समझ पा रहा हूं ना। इतना एटीट्यूड बेटे, एटीट्यूड एकदम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में हमसे बेस्ट कोई नहीं। माने ये लिखा हूं आर्टिकल, ये क्या लिखा जरा, जहां मेरी पेन चल रही है 115 और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर 114 लिखा हूं एप्रोप्रिएशन एक्ट के लिए। सैल्यूट। दो ही हालात अब ठीक आने लगे, लेकिन ठीक, दो ही आंसर आए थे, दोनों एक नंबर। सैल्यूट है भाई बच्चों, बहुत बहुत। देखो अब ये मत कहना कि हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, ये उस क्वेश्चन का आंसर बेटा, स्कूलिंग स्कूलिंग नहीं, जब पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, समझ में आता, आप क्लास में हो, तो फिर यहाँ स्कूलिंग वगैरह का। अब दूसरा टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति को मरने के अधिकार को सही ठहराया। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कस कर दिया था, पूरी कहानी है। ऑब्वियस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रावधान, ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। फिर न्यायपालिका का रोल आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये
मैंने इसको नैतिकता की दृष्टि से यूनिट 1 में भी स्थान दिया है, ठीक है ना। और हेल्थ से कि जब हेल्थ एक समय के बाद हेल्थ केयर फेल हो जाए तो स्वाभाविक रूप से पैसिव यूथेनेशिया, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य का शरीर भी प्राकृतिक नियमों का भी एक संग्रह करता है, और वह संग्रह अगर बेहतर ढंग से नहीं चल रहा तो स्वाभाविक रूप से यह डिसीजन महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख सकते हैं आप। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? 2018 में देखो क्वेश्चन भी आया, ठीक है ना। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए पूरी कहानी, ठीक है ना। ये सारे यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया, मैंने दोनों आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये हमारा वाला पैसिव यूथेनेशिया किन न्यायाधीश ने फैसला दिया उनका नाम भी लिखा हुआ, न्यायमूर्ति पारदीवाला, न्यायमूर्ति विश्वनाथन। तो यहां पर भी आपको कहीं से फैसला, ठीक है ना। कुछ और केसेस है उनका भी जिक्र है। फिर प्रश्न आ गया तो इस प्रश्न के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और जड़ तक पहुंच जाएगा। गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी, जीवन के अधिकार का विस्तार है। हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के संदर्भ में इस कथन की संवैधानिक आधार, नैतिक चुनौतियों और शासन व्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। 250 शब्द में आप इसका आंसर देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए और एकदम झमाझम आगे बढ़िए। अब आता है CPTPP। तो इसको मैंने आपको बताया, कुल 11 देश हैं बच्चे। इन 11 देशों का नाम प्रीलिम्स के लिए केवल बस है ये टॉपिक, क्योंकि अभी इसमें इंडिया ने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, तो बस लिखा जाता है, रोज अखबार में कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं हो रहा। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है ये, ठीक है ना। और मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो CPTPP है इसमें जो टैरिफ रेट है ना बहुत कम किए जाएंगे, बहुत ज्यादा ही कम कर दिए जाएंगे। तो भारत अगर उतना टैरिफ रेट कम करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट इकोनॉमी है नहीं, हमारा बाजार दूसरे देश की वस्तुओं से भर जाएगा, सिंपल। वही जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिक्कत हो रही थी ना, वही चीज यहां पर भी है, तो इसलिए, ठीक है ना। तो ये देखिए कौन कौन देश इसमें शामिल है, आप इनको याद कर लीजिएगा, दैट्स इट, बस। बाकी और कुछ मत पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। बाकी जो 27 वाले हैं वो तो देख ही सकेंगे। अब एक क्वेश्चन भी है, विद रेफरेंस टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब इसको आप पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी भी प्रैक्टिस करिए। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है। तो इतना है, ओके। अब जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस अगर उनको मैटर करता है तो हमारे साथ आके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मुझे शामिल करके सच में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। क्योंकि समय, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारा थोड़ा सा कमजोर है तो आपको अच्छे टीचर्स के साथ ही लगना पड़ेगा, क्योंकि बगैर गहराई के समाधान नहीं है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमारी टीम का, आप हमारे साथ जुड़ के यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, और लगे रहिए। इकोनॉमिक सर्वे जो प्रीलिम्स के लिए था सब कुछ हो चुका है, हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी, मतलब नथिंग, वो नई चीजें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो आपको हिंदू में लगातार बताएगी, वो मैं सारा कंटेंट आपको बना करके शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, ठीक है। इसी पैटर्न पर आप काम कीजिए। अब जरा रुक जाइएगा, एक झलक देख लीजिए, यानी जो कल से वापसी हो रही है यूट्यूब पर, जरा उसकी एक छोटी सी झलक देखिए कि क्या चीज है जो प्रीलिम्स के लिए आपकी जिंदगी बदलने वाला है, जिस पर मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं। 1 मिनट के लिए बस रुकिए, उसको अपलोड कर दूं बस 1 मिनट के लिए, जिससे समय ना लगे, ठीक है। सभी बच्चे जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो जरूर इसको देखेंगे, दिमाग के तार बजा दूंगा। अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो फिर कुछ ना बजने वाला। यानी अब मेरे लिए, खुद के लिए भी बहुत बड़ी तपस्या, मैंने तपस्या का बहुत बड़ा चैलेंज मैंने ले लिया है। अब देखते हैं ये चैलेंज कैसे पूरा करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, करूंगा, मतलब एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ वो सब
स्टेटमेंट, वो सब इसमें शामिल है। जो स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट मतलब जो मैंने क्वेश्चन वगैरह का सब प्लान किया हुआ ना, वो सब शामिल है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉड एंगल पे ले जा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन यार, सीमित बच्चों में प्रीलिम्स एकदम से अटका पड़ा है। तो एक बार मैं सबको, जो मेरे पुराने बच्चे हैं, सबको मौका दे रहा हूँ, जिससे मैं ये नहीं चाहूंगा कि उनकी नाराजगी दूर हो। चूंकि ऑब्वियस है, अगर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सृजन करने में गलती है, तो ऑब्वियस है नाराजगी हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन जो मेरे ओल्ड बच्चे हैं, यानी जो रो बैच में है, और सबसे बड़ी बात, मैं कभी व्हाट्सएप ग्रुप मैंने छोड़ा नहीं। मैं चाहता तो छोड़ सकता था, लोग छोड़ देते हैं। जैसे अभी मेरी बेटी का एग्जाम खत्म हुआ, तो जो उसका व्हाट्सएप ग्रुप था उसकी ट्यूशन टीचर का, उन्होंने छोड़ दिया उसको, और जो है एक मैसेज लिख करके। तो कहने का मेरा मतलब, ये हर जगह होता है कि कोई भी टीचर होता है यूपीएससी किसी भी कैटेगरी, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा, बिना ये सोचे कि चलो कुछ बच्चे नेगेटिव मेरे बारे में बोलेंगे, लेकिन उनका हक। 20-25 हजार रुपए बेचारे दे करके अगर आए हैं, और अगर मुझसे कुछ कमी रहेगी, हालांकि अपने सब्जेक्ट में मैं कभी कमजोर हुई नहीं, दुनिया में आप किसी के सामने खड़ा कर दीजिए, विनम्रता से झुकूंगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, तो चाहे दुनिया में कोई भी हो, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसमें बेटा निकलने नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे ज्ञान, इसलिए कि मैं सुबह सुबह उठ के 3 अखबार ना चाटता हूं। एक होता है कि पढ़ लेना हेडिंग वेडिंग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो उतना पढ़ लूं, नहीं। चाट जाता हूं, देखता हूं, खोजता हूं, फिर टीम को भेजता हूं, बन के आती है, पढ़ता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। यानी 3 से 4 बार मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इतना गहरा लेक्चर। इसलिए, लेकिन उसके बाद भी हर एक बच्चे का हक है, अगर वो मुझसे खफा है तो ऑब्वियस है यार, मतलब आपका हक है। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कि मैं लिबरल हो रहा हूं, ये हो रहा हूं, क्योंकि एक टीचर सृजन करता होता है, मैं कुंभकार की तरह। अब कुंभकार अगर अच्छा नहीं है, तो या उससे कुछ गलती हुई है, तो ऑब्वियस है कुंभकार को उस चीज को महसूस करना होगा, तभी उसका उसकी कुंभकारी रहेगी, उसका सृजन रहेगा। नहीं तो उसके बर्तन सब इधर उधर होंगे, टेढ़े होंगे। तो मैं अपने आप को हमेशा से इस बात का कल्प्रिट मानता हूं कि क्या ही करूं, रिजल्ट 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 रिजल्ट। जितना रिजल्ट पे भाग रहा हूं, उतना ही रिजल्ट मुझसे भी भाग रहा है। आप लोगों का रिजल्ट, एक एक दो मत मानो यार, एक दो तो अंग्रेजों का जमाना आ जाएगा तब भी होगा, ठीक है ना। उसमें तो अब देखिएगा, जो बच्चे आप सबके मन में रहा कि सर स्टेटमेंट वाला क्लास एक ही दिन लिए, उसके बाद सर नहीं लिए, तो देखो भैया, मुझे लग गया था उससे भी काम नहीं होने वाला। क्योंकि जब मैंने आप लोगों की मार्कशीट देखी है ना, भाई साहब, मैं रो दिया हूं। मैं आपसे बता नहीं सकता हूं, रोने का मतलब मैं डिप्रेशन की स्थिति में था। डिप्रेशन इन द सेंस कि यार, ये मतलब आप लोगों का गैप कितना, मतलब 20-20 क्वेश्चन का, 30-30 क्वेश्चन का गैप है। 20 से 30 क्वेश्चन का गैप, इसका मतलब हमको और आपको बहुत ज्यादा काम करना है भाई। क्योंकि जिनका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है उनके लिए तो ये आपके सामने आ रहा है। जरा देखिए, इसी पर सेशन लिया था ना पिछला वाला, प्रीलिम्स एग्जाम मैकेनिक्स। जरा देखिएगा, 70 डे रिवायरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, कोई पैसा नहीं। प्रीलिम्स वॉर रूम, रात को 9 बजे, कोई पैसा नहीं, यूट्यूब पर। लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये केवल और केवल सब्जेक्ट और उसकी माइक्रो एमसीक्यू प्रैक्टिस है। जरा देखिएगा, प्रीलिम्स वॉर रूम, यानी हम 24 मई के लिए। अब आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, ऑनेस्टी से बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग बहुत नहीं पढ़ चुके। आप मुझे बताइए, क्या आप बहुत नहीं पढ़ चुके हैं यार? पिछले 3 साल 4 साल से आप पढ़ रहे हैं, और दुनिया में सबको आप लोगों ने फॉलो किया, इसमें भी सत्य, मुझे भी किया। लेकिन मुझे पता अंतरात्मा से कि आपने सब यूट्यूब पर जो है सब फॉलो किया। कल एक बच्ची पर्सनल मेंटरशिप में आई, तो वो कह रही थी कि सर मैंने ज्योग्राफी इनसे भी पढ़ा, उनसे भी पढ़ा, तो उसने 2 टीचर का नाम ही लिखा मुझे, और फिर अभी मैं यहाँ। तो आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, भले मेरी मेंटरशिप में आए, लेकिन पढ़ते हर जगह से, मुझसे भी पढ़ते हैं, हिंदू वगैरह से। तो कहने का मेरा मतलब है कि तब भी फेल हो रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं? 4 साल 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अब सब्जेक्ट से ज्यादा आपका 24 मई के मैनेजमेंट का समय आ गया है, और उसी मैनेजमेंट का नाम है प्रीलिम्स एग्जाम मैकेनिक्स। एग्जाम मैकेनिक्स क्या है आप देख सकते हैं। अब ये तो खैर परिणाम पर चर्चा, इस पर मैं सेशन लेने वाला हूं कल संडे को, टेंशन नहीं लेना, रात को 9 बजे, और फिर मंडे से स्टार्ट हो जाए क्लास। तो ये सब तो मान लो प्रीलिम्स विलिम्स का रिजल्ट। अब देखो, प्रीलिम्स एग्जाम मैकेनिक्स में केवल आज आपको दिखा दे रहा हूं,
16 मार्च से स्टार्ट, लाइव लेक्चर ऑन यूट्यूब रात को 9 बजे, मंडे टू सैटरडे। अब इसमें और संडे को टेस्ट ऑन ऐप। अब देखिएगा वीक 1 में क्या चलने वाला है। वीक 1 डे 1 चलेगा, वाई 90% एस्पिरेंट फेल इन प्रीलिम्स। अब आप कहोगे सर ये तो मोटिवेशन देंगे आप। नहीं, इसमें क्वेश्चन का माइक्रो एनालिसिस हर एक सेशन में, हफ्ते के 7 दिन सब माइक्रो एनालिसिस है क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन होंगे ओनली PYQ। लिख लीजिएगा PYQ, यानी मेरे बच्चों टोटल PYQ एनालिसिस, यानी हो सकता है 70 दिन में हम पूरा PYQ एनालिसिस कर जाएं। होगा सेशन केवल 1 घंटे का, ये भी फाइनल, जितने भी हो 5, 6, 8, 10। जैसे मान लीजिए एक दिन मैंने 5 पॉलिटी का लिया, अगले दिन 5 इकोनॉमिक्स का लिया, ठीक है। जो मेरा जोन है, जो मेरा जोन नहीं, जैसे ज्योग्राफी एनवायरमेंट, उसमें आदित्य सर आएंगे, लेकिन चूंकि पैनल यहां है नहीं तो उनके पास तो वो स्क्रीन के पीछे ही रहेंगे। यानी ऐसी क्लासेस भी तो होती है ना यूट्यूब पर, ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ अद्भुत होगी, वो होगी, यानी वो फ्रंट पे नहीं आकर के आपको पैनल पे ही, यानी मतलब ऐसे स्क्रीन रहेगी, उसके ऊपर वो पढ़ाते रहेंगे जैसा कि अन्य चैनल्स पे होता है। तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट यानी केवल उसमें वो रहेंगे, बाकी में। और फिर रवि सर सीसेट में आएंगे, उनका एक एग्जाम बस होने वाला है फिर। तो ये पूरा का पूरा, हालांकि ये सीसेट का नहीं है, केवल जीएस का है। तो ज्योग्राफी को छोड़ करके एनवायरमेंट भी मैं डिस्कस करूंगा, जितने भी संस्थाएं ये सब हैं, क्योंकि प्रेम ने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया, मुझे दिया है, तो वो भी मैं ही करूंगा, एनवायरमेंट भी। लेकिन ज्योग्राफी और कुछ जो ट्रेडिशनल एनवायरमेंट होते हैं वो करेंगे, बायोम वगैरह, ये सारी चीजें जिनका ज्योग्राफी अच्छा ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं करंट के जितनी भी करंट के इवेंट है एनवायरमेंट के, वो मैं कर दूंगा, बाकी के सारे सब्जेक्ट मैं खुद ही करूंगा। तो यहां से आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया। फिर इसके बाद वीक 2 पॉलिटी प्रीलिम्स मास्टरी आ गया, यानी पहले हफ्ते दिमाग खोलूंगा, फिर पॉलिटी के प्रीलिम्स के पूरा क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। और क्या लिखा हुआ, कंफ्यूजन क्वेश्चंस, यानी कहां आप कंफ्यूज होते हैं, सब कुछ है। फिर देखिए वीक 3 इकोनॉमिक प्रीलिम्स मैकेनिक्स, हर एक चैप्टर देख सकते हैं आप। अभी इस पर मैं विस्तार से सेशन लूंगा, अभी केवल बस दिखा रहा हूं। वीक 4 एनवायरमेंट मास्टरी लीजिए भैया, ठीक है। ये डेली चलेगा, जिसमें क्वेश्चन की बखिया उधेड़ के रखूंगा मैं स्वयं। स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, 2, 4, 5, 10, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद आपकी पेन ऐसे भागेगी, ठीक है। फिर इसके बाद वीक 5 ज्योग्राफी प्रीलिम्स, फिर आएगा वीक 6 साइंस एंड टेक, ठीक है। और वीक 7 हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल फेज प्रीलिम्स बैटल मोड, ठीक है ना। प्रीलिम्स बैटल मोड डे 50, डे 51, 52, 53, 54 सबका प्लान प्रीलिम्स बैटल मोड। और डे 70 यानी 23 मई प्रीलिम्स एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 24 मई के लिए। ये पूरा का पूरा है प्रीलिम्स एग्जाम मैकेनिक्स। ये सारी बात समझ में आया मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये है जिस पर शाम को कल यानी रात में 9 बजे मैं सेशन लूंगा। 9 बजे एक बार, जिससे कि मैं कल फ्रेंडली हो जाऊं 9 बजे, तो 9 बजे मैं सेशन लूंगा और 9 बजे कल आप सब रहेंगे, कल रात को 9 बजे। फिर इसको उड़ा दिया जाएगा एकदम जबरदस्त रूप से, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इतना अब नहीं घुसूंगा तो नहीं हो पाएगा। मैं समझ गया बहुत गैप है, और वो गैप आपकी पढ़ाई का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 साल से यार वही पॉलिटी वही इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ये गैप है केवल माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट। और माइंडसेट मतलब मोटिवेशनल माइंडसेट नहीं, माइंडसेट माने क्वेश्चन के साथ, सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ। एक ही दिन सारे सब्जेक्ट नहीं, एक दिन पॉलिटिक्स के साथ, एक हफ्ता इकोनॉमिक्स के साथ, एक हफ्ता एनवायरमेंट के साथ, डेली जूझेंगे और विद मोटिवेशन, विद फुल एनर्जी, बिल्कुल आग लगाती हुई, ठीक है। मजा आने वाला है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।